हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइज। आज हमारी क्लास नंबर 19 है ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम रिसर्च एथिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और काफ़ी छोटी सी क्लास है। सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। एंड गाइज हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जो कि रिसर्च प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, वो भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इस क्लास का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है, सो मेक श्योर आप इस क्लास को देख लें एक बार, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। ओके सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास और समझते हैं कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है। ओके सो रिसर्च एथिक्स को डिटेल में समझने से पहले गाइस इसके प्रिंसिपल समझने से पहले हम इसके बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रिसर्च एथिक्स होती क्या है। सो व्हाट इज रिसर्च एथिक्स? आप सभी को पता होगा एथिक्स क्या होता है, जो कि राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस बताता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। मोरल वैल्यू जो होती है हमारी, वो एथिक्स के अंडर कहीं ना कहीं हमारी लाई करती है। सो रिसर्च भी, जो रिसर्च एथिक्स है वो भी कहीं ना कहीं इसी बात के आसपास ही घूमता है। सो रिसर्च एथिक्स द एप्लीकेशन ऑफ मोरल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल codes of conduct to the collection, analysis, reporting and publication of information and about research subject, in particular active acceptance of subject right to प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सो गाइज यहाँ पर जो भी आप जिस भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, जो आपका डेटा कलेक्शन के मेथड हैं और जो भी आप कलेक्शन करोगे डेटा का, एनालाइज करोगे, रिपोर्टिंग करोगे, पब्लिकेशन करोगे, इन सभी में मोरल वैल्यूज को आपको ध्यान में रख करके चीज़ों को करना है। ये आपका रिसर्च एथिक्स होता है सिंपल वर्ड्स में। और यहाँ पर साथ ही आप जो लोगों के अधिकार हैं, वो प्राइवेसी का जो राइट होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का जो राइट होता है, ठीक है, इन सभी को ध्यान में रख करके ही हमें अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना होता है। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि सहमति से कोई काम करना। ठीक है, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर, किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो जो भी आपका डेटा है, जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया है या जिस भी चीज के ऊपर, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, वहां से आपको कंसेंट लेना जरूरी होता है। इन चीजों की एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी होती है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। और थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं। Research ethics address the application of ethical principles or values to various issues and fields of research, including the way human participant or animals within research project are treated। गाइस कई बार क्या होता है कि हम ह्यूमन पे रिसर्च करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम एनिमल पे भी रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी एग्जांपल लेके, लाइक कोरोना जो था, इसकी जो वैक्सीन थी हमने ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किए होंगे, उस पर इंजेक्शन लगा के हमने देखा होगा। ठीक है, तो जब भी हम ह्यूमन के ऊपर करते हैं रिसर्च तो कहीं ना कहीं हमें उसके वेल बींग का ध्यान में रख करके इन चीज़ों को करना होता है। पहली चीज़ तो उसकी एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, उसकी कंसेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को पकड़ के लाए और उस पर इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, पहली चीज़ तो उसकी कंसेंट लेना जरूरी है, उसका अग्री होना जरूरी है उस चीज़ पे। और सेकेंड थिंग कि उसको कोई ज़्यादा हार्म ना हो। ठीक है, आप जब रिसर्च कंडक्ट करें तो उसको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है। ऐसे सेम एनिमल के साथ होता है। जब आप एनिमल के ऊपर कोई रिसर्च करते हैं, कोई ऑपरेशन करना है, कुछ काटना है उसके किसी पार्ट को, बॉडी पार्ट को, तो इस तरीके से करें ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो रिसर्च है वो भी हो जाए। तो गाइज इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें रिसर्च कंडक्ट करनी होती है। वेदर रिसर्च रिजल्ट में बी मिसयूज्ड फॉर क्रिमिनल पर्पस एंड एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट। इस तरीके से आपको जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज पर्पस तरीके से पर्पस में यूज ना हो, और साथ ही कहीं जो साइंटिफिक तरीके हैं उसका मिसकंडक्ट, आई मीन उसको मिसकंडक्ट ना किया जाए। तो इस तरीके से हमें रिसर्च करनी है कि कोई गलत काम ना हो और आपका रिसर्च भी हो जाए। सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। अब हम समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। आई मीन कोई ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रख करके ही आपको अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसको समझ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सो दिस मीन्स दैट यू नीड टू रिपोर्ट योर रिसर्च ऑनेस्टली and that this applies to your methods, what you did, your data, your result and whether you have previously published any of it। सो गाइज जो भी आपने रिसर्च करनी है, जो भी आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो भी आप मेथड यूज करेंगे, जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया है, जो भी आप रिजल्ट निकालेंगे, उन सभी में आपको ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, आपको अपना काम ईमानदारी से करना है, कहीं भी डेटा का मैनिपुलेशन नहीं करना है। जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया है वो मेथड जो है वो सही होने चाहिए, फैक्ट बेस्ड चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपने किया वो एक्चुअल में होना चाहिए, रियलिटी में। ऐसा नहीं कि आपने
इमेजिनेशन से इमेजिन कर लिया कोई डेटा और उसके ऊपर अपने रिजल्ट ड्रॉ कर दिया, तो चीज़ गलत हो जाएगी। तो आपको ईमानदार रहना है, आई मीन ऑनेस्ट रहना है आपको हर जगह, whether you have previously published any of it. Okay, so you should not make up any data including extrapolating unreasonably from some of your result or do anything which could be constructed or as trying to mislead anyone. तो guys बस आपको mislead नहीं करना, और mislead तभी चीज़ें होती हैं जब आप डेटा को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, फिर गलत ढंग से उनको इकट्ठा किया गया है। तो ऑनेस्ट रहना है आपको अपने रिसर्च के हर एक प्रोसेस में, जो भी आपके स्टेप्स होते हैं उसमें हर जगह आपको ऑनेस्ट रहना है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? निष्पक्षवाद, मतलब आप जो हैं वो बाइस्ड ना हो, ठीक है, आपको निष्पक्ष रह करके जो है अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है। सो यू शुड एम टू अवॉइड बाइस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर रिसर्च इंक्लूडिंग डिजाइन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड पीयर रिव्यू। जो भी आपके यहाँ पर प्रोसेस हैं, इन हर जगह ही आपको क्या रहना है? निष्पक्ष रहना है, मतलब कहीं भी आपको बायसनेस नहीं दिखानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नेवर रिकमेंड एज ए पीयर रिव्यूअर समवन यू नो और हु यू हैव वर्क विद। गाइस सपोज करो आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है और उस रिसर्च पेपर को पीयर रिव्यू करने वाले हैं, मतलब कुछ कलीग्स हैं जो ऐसे पर्सन जो कि जिन्हें आप जानते हो, तो आपको ये नहीं कहना उनसे कि प्लीज आप मेरा पेपर जो है जो भी आपने रिसर्च करी उसको पास कर देना, वो चीज़ गलत हो जाएगी। मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च के साथ गलत कर रहे हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो। तो वहां पर क्या करना है आपको चुपचाप रहना है। जैसे भी उस पेपर को हर किसी के लिए जैसे वो रिव्यू करते हैं, आपके पेपर को भी उसी तरीके से रिव्यू किया जाएगा। अगर वो वैल्यूएबल है, रियल में एक्चुअल में कोई रिजल्ट कंक्लूजन निकाला है आपने, तो डेफिनेटली वो पेपर जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आपको क्या रहना है? निष्पक्ष रहना है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर बायसनेस नहीं दिखानी है। नेक्स्ट आपका रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी न किसी पर्सन के राइट को जो है वो बचा के रखती है। तो आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, जो कि इंटेंजिबल एसेट भी कहते हैं इनको हम अकाउंट्स में। सो यू शुड नेवर प्लेगराइज और कॉपी अदर पीपल्स वर्क एंड ट्राई टू पास इट ऑफ एज योर ओन। ठीक है, हमें किसी के वर्क को कॉपी नहीं करना है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च के टाइम पर, रिसर्च जब भी आप करते हो किसी टॉपिक पे लेकर के, तो उस रिसर्च प्रोसेस में आपको कॉपी नहीं करना कहीं से भी। आपका अपनी रिसर्च होनी चाहिए, आपकी अपने खुद के काम किए हुए ओरिजिनल वर्क पे रिसर्च होनी जरूरी है। You should always ask for permission before using other people's tools or methods, unpublished data और result। आप किसी का भी कोई भी सामान यूज कर रहे हो रिसर्च प्रोसेस में, तो वहां पे आपको क्या करना है? उनसे कंसेंट लेनी है, परमिशन लेनी जरूरी है। नॉट डूइंग सो इज प्लेगरिज्म। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसे प्लेगरिज्म के अंडर आ जाता है, फिर वो मतलब आपने कॉपी किया है। ऑब्वियसली यू नीड टू रिस्पेक्ट कॉपीराइट एंड पेटेंट टुगेदर विद अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ऑलवेज एक्नॉलेज कंट्रीब्यूशन टू योर रिसर्च। सो गाइस यहाँ पर अगर आपने किसी का यूज भी किया है कोई सामान, तो यहाँ पर आपको एक्नॉलेज करना होता है। आपने देखा होगा कि जब भी रिसर्च पेपर लिखा जाता है उसके लास्ट में बिब्लियोग्राफी आती है ना, और या फिर अगर आप एक थीसिस लिख रहे हो या फिर कोई भी चीज ऐसी होती है जिसके नीचे कहीं ना कहीं बिब्लियोग्राफी आती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं वहां से एक दो लाइनें जो हैं, कुछ चीजें जो हैं वहां से उठाई हैं, कुछ ना कुछ डेटा वहां से कॉपी किया है, तो उसको हम एक्नॉलेज कर देते हैं ताकि उसके कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके जो राइट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो हार्म ना हो। तो ये जरूरी होता है। पहली चीज तो आप परमिशन ले लो, अगर आप परमिशन नहीं ले रहे हो तो आप एक्नॉलेज कर दो नीचे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो जो है वो आपको ऑनेस्टली आपके काम को दिखाएगा, शो करेगा कि आपने अपने काम को ऑनेस्टली किया है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल। You should respect anything that has been provided in confidence. You should also follow guidelines on protection of sensitive information such as patient record. तो गैस कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपने जब भी डेटा कलेक्ट करते हो रिसर्च में, तो कहीं ना कहीं वो आपके जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने डेटा कलेक्ट किया है, आपको उनके राइट को ध्यान में रख करके ही अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है, जहाँ से भी आपने डेटा कलेक्शन किया है, उनको कॉन्फिडेंट रखना जरूरी है और उनके डेटा को कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने रिसर्च में यूज करना है, वहां से आपको रिजल्ट ड्रॉ करने हैं, सिंपल। यू शुड ऑल्सो फॉलो गाइडलाइंस और प्रोटेक्शन, मतलब कहने का ये हुआ कि आपको उनके डेटा को शेयर नहीं करना है कहीं पर, ठीक है। आपने जो डेटा कलेक्शन किया है वो आपने अपने कंप्लीटली सोलली हम कह सकते हैं कि आपने अपने रिसर्च के लिए वहां से कलेक्शन किया है डेटा का, उसको अपने तरीके से यूज करना है और कहीं भी किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करना है। आपने रिसर्च कर लिया, रिजल्ट ड्रॉ कर लिया, दैट्स इट फॉर द use of that data. Okay, now next principle is human or animal care. If you are using animals in your research, you should always be sure that your experiment are both necessary and well designed. You should also show respect for the animals you are using and make sure that they are properly cared for. So guys, करना क्या है आपको? जब भी आप रिसर्च करते हो, अगर आपने एनिमल को यूज किया है तो हमेशा ही उनकी
केयर करनी है, इस तरीके से उनको यूज़ करना है ताकि आपकी रिसर्च का काम भी हो जाए और उनको ज़्यादा हार्म भी ना हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपने एनिमल के अलावा अगर आपने सपोज करो आपने किसी ह्यूमन को यूज़ किया है, सो इफ योर रिसर्च इन्वॉल्व्स पीपल, यू शुड मेक श्योर दैट यू रिड्यूस एनी पॉसिबल हार्म टू द मिनिमम एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स बोथ टू पार्टिसिपेंट एंड अदर पीपल। तो यहाँ पर आपको रिड्यूस करना है कम से कम जो उनको नुकसान हो सके, क्योंकि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। और अगर आप इस तरीके की कोई रिसर्च कर रहे हो तो ध्यान में रखना है कि उनको मिनिमम नुकसान हो और मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके हमारी ह्यूमैनिटी को। तो इस तरीके से हमें अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना होता है और इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके हमें चीज़ें करनी होती हैं। गाइस आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आपके वीडियो के नीचे कमेंट जो आते हैं उनसे हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। सो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करो, आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं नहीं आती हैं, कैसे चल रहा है सब कुछ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करके बताया करें। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर किया कीजिए जो भी यूजीसी नेट के लिए या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी की हेल्प हो सके। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys यहाँ पर target based study से क्या मतलब है? गाइज यहाँ पर आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है इन द सेंस कि जो भी टॉपिक आपके मेंशन है सिलेबस में, आपको उन टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है, जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से उन टॉपिक्स को कवर करना है। सो गाइज मैंने आपके लिए यहाँ पर यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं, इसमें हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है यूनिट वाइज, और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं विद सॉल्यूशन एंड प्रीवियस ईयर के पेपर हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज द कंप्लीट बंडल। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज आप इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज अगर मैं बिजी हुआ कॉलेज में मुझे लेक्चर भी लेने होते हैं तो मैं सब कई बार कॉल जो है वो पिक नहीं कर पाता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स एंड डेमो सेंड कर दूंगा। अगर आप गो थ्रू करेंगे इनको, आपको अच्छे लगते हैं देन यू कैन परचेज इट। एंड गाइज वन मोर थिंग, जो यहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए हैं बिकॉज जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं वो बुक इसलिए सफिशिएंट नहीं होती बिकॉज उन बुक से हर बच्चा पढ़ रहा होता है फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो बुक्स हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कुछ टॉपिक ऐसे गिवन होते हैं जो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि बच्चे बुक से पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो नोट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और डेफिनेटली आप इन नोट्स को पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नोट्स और प्लस वीडियो लेक्चर्स जो हम यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पेपर 1 के लिए, ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। नोट्स पढ़ लो और प्लस वीडियो लेक्चर्स आप फॉलो कर लो, डेफिनेटली आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज आप लोगों को अगर क्वेरी करनी है इन नोट्स के रिगार्डिंग तो आप इस गिवन नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। आप मुझे मैसेज करेंगे तो आप डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपको कंप्लीट जो है आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। So finally, thank you guys. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. And guys, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। साथियों को डाउट रहता है आप लोगों को तो प्लीज कमेंट कर किया करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करके आपको हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके और सभी को पता चले कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं जो कि हर किसी के लिए बेनिफिट देंगी सभी को, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।